हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के, यानी यूनिट सेकंड का नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, तो ये आपका इसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट की मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू देख सकते हो। और ये पेपर फर्स्ट है उसका, उसके सारी यूनिट के एमसीक्यू मैंने करा दिए हैं, तो उस प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारे ये देख सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी पदार्थों की विशुद्ध। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दी है मैंने। उन सबकी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप एकदम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी पदार्थों की विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस परम अवस्था में परम शून्य एंट्रोपी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए है भिन्न भिन्न। ऑप्शन बी है इसमें ऋणात्मक। ऑप्शन सी है इसमें समान। ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी पदार्थों की जो विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में जो परम शून्य एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है? तो उसका आंसर होगा हमारा समान होती है। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में साम्यावस्था पर डेल एस का मान है। तो उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में हमें डेल एस का मान बताना है इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें डेल एस इज इक्वल्स टू टी अपॉन क्यू आर ई वी। और बी है ऑप्शन डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू आर ई वी अपॉन टी। और सी ऑप्शन है इसमें डेल एस इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन टी। तो डेल वी अपॉन टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यानी डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू आर वी अपॉन टी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य मानी जाती है। तो विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी है -100 डिग्री सेल्सियस पर। और ऑप्शन डी है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस पर, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर क्या होगा? विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी जो होती है वो शून्य मान जाती है। कौन से ताप पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं इकाई दक्षता वाले ऊष्मा इंजन प्राप्त किया जा सकता है। इकाई दक्षता वाले ऊष्मा इंजन प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यदि यदि ऊष्मा स्रोत का ताप बढ़ाया जाए। यदि ऊष्मा स्रोत का ताप बढ़ाया जाए। ऑप्शन बी है यदि सिंक का ताप कम किया जाए। यदि सिंक का ताप कम किया जाए।
ऑप्शन सी है यदि स्रोत व सिंक का ताप समान रखा जाए। और ऑप्शन डी है इसमें यह संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारी इकाई दक्षता वाला जो ऊष्मा इंजन प्राप्त किया जा सकता है, उसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए है यदि ऊष्मा स्रोत का ताप बढ़ाया जाए। ऑप्शन बी है यदि सिंक का ताप कम किया जाए। तो इसका आंसर यही होगा। यदि सिंक का ताप कम किया जा सकता है तो किया जाए तो क्या होता है? इकाई दक्षता वाला ऊष्मा इंजन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ऊष्मा का उच्च ताप से कम ताप की ओर बहना। ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप यानी कम ताप की ओर बहना कौन सा प्रक्रम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्क्रमणीय। ऑप्शन बी है अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन सी है चक्रीय। और ऑप्शन डी है स्वतः। तो जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतः। ठीक है, ये एक स्वतः प्रक्रम है। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 600 केल्विन तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी। तो जो हमारा 600 केल्विन से 300 केल्विन के मध्य जो कार्य कर रहा जो कार्नो इंजन होती है उसकी दक्षता क्या होती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50%। ऑप्शन बी है 25%। ऑप्शन सी है हमारा 75% और ऑप्शन डी है 100%। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 50%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 373 केल्विन तथा 298 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे भाप इंजन की भाप भाप इंजन की अधिकतम दक्षता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन ए है इसमें 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है इसमें 22.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? 373 केल्विन से 298 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे जो भाप इंजन की दक्षता होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 20%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी तो इसमें पूछा गया है कि किसी उत्क्रमण प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, बढ़ती है। ऑप्शन बी है घटती है। ऑप्शन सी है इसमें शून्य होती है। ऑप्शन बी है इसमें स्थिर रहती है। इसका आंसर क्या होगा? किसी उत्क्रमण प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, किसकी एंट्रोपी अधिकतम है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है किसकी एंट्रोपी अधिकतम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट 1 ग्राम अणु O2 और 25 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी है इसमें 1 ग्राम अणु O2 55 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी है इसमें 1 ग्राम अणु O2 15 डिग्री सेल्सियस पर। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी एंट्रोपी अधिकतम है। तो इसमें एंट्रोपी होगी इसकी 1 ग्राम अणु O2 की 55 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10, एंट्रोपी परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा में संबंध है। तो इसमें संबंध बताना है। एंट्रोपी परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है ds इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। ऑप्शन बी है ds इज इक्वल्स टू टी अपॉन डी क्यू। ऑप्शन सी है इसमें डी आर इज इक्वल्स टू टी प्लस टी क्यू। ऑप्शन डी है इसमें डी एस इंटू डी क्यू इज इक्वल्स टू टी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो एंट्रोपी परिवर्तन और ऊष्मा ऊर्जा में संबंध है वो क्या है, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 11 क्वेश्चन है, गिब्स फलन के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होता है। तो गिब्स फलन के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है जी, ऑप्शन डी है हमारा एच। तो इसका आंसर क्या होगा, तो गिब्स फलन के लिए हमारा अक्षर प्रयुक्त होता है जी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा 12 क्वेश्चन है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों में प्रयुक्त मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन बी है 0 से कम, ऑप्शन सी है 0 से अधिक और ऑप्शन डी है इसमें उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है उसमें मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है हमेशा 0 से कम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, किसी तत्व की परम एंट्रोपी किसी तत्व की परम एंट्रोपी बतानी कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सदैव धनात्मक, ऑप्शन बी है सदैव ऋणात्मक, ऑप्शन सी है सदैव शून्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारी किसी भी तत्व की जो परम एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक एंट्रोपी परिवर्तन के लिए सत्य कथन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन के लिए
असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर ए है, सभी धनात्मक नहीं हो सकते। कभी धनात्मक नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, कभी शून्य नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है, इसमें सदैव शून्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें क्या बताना है इसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो असत्य कथन बताना है इसमें से, मतलब जो गलत है, गलत बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सदैव शून्य होती है। इसका मतलब क्या है? सदैव शून्य नहीं होती है, क्योंकि इसमें असत्य कथन बताना था, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंट्रोपी होती है वो शून्य नहीं होती है कभी भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा ए निरूपित होती है। ऑप्शन ए है हमारा ए इज इक्वल्स टू यू प्लस टी एस से। ऑप्शन बी है ए इज इक्वल्स टू यू प्लस टी एस से, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस से। और ऑप्शन डी है इसमें ए इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस से, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा ए निरूपित करती है यू माइनस टी एस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होती है? तो इसे बताना है कि एंट्रोपी सबसे अधिक किसकी होगी। पहला ऑप्शन है CaCO3 ठोस का वियोजन। ऑप्शन बी है जल का बर्फ में परिवर्तन होना। ऑप्शन सी है CO2 गैस का ठोस CO2 बनना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होगी इसमें? तो CaCO3 ठोस का वियोजन क्या होगा? इसकी सबसे अधिक एंट्रोपी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखते हैं वाष्प दाब और वह तापमान में संबंध प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ऑप्शन बी है गिब्स डूडेम डूहेम डूहेम समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, गिब्स डूहेम समीकरण। ऑप्शन सी है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। ऑप्शन डी है किरचॉफ समीकरण।
तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारी वाष्प दाब का वह तापमान में जो संबंध प्रदर्शित करता है वो क्या होगा? क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ठोस की एंट्रोपी का परम मान ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल एंथैल्पी आंकड़ों से। ऑप्शन बी है केवल आंतरिक ऊर्जा आंकड़ों से। ऑप्शन सी है केवल मुक्त ऊर्जा आंकड़ों से। ऑप्शन डी है केवल ऊष्माधारिता आंकड़ों से। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी ठोस की जो एंट्रोपी का परम मान ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा केवल ऊष्माधारिता आंकड़ों से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगी आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट। इसमें मैंने टोटल 18 क्वेश्चन करवाए। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जल्दी ही, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 18 ही हुए हैं। अभी 20 क्वेश्चन और मैं आपको करा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास के नाम से। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। ठीक है, और पीडीएफ भी मैं उस पर डालती रहती हूँ। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।